नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं 1967 में लगी एक ऐसी आग के बारे में जिसकी चिंगारी आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, साथ ही साथ हमारे राज्य झारखंड में भी लगी। और इस चिंगारी को बुझाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है और सरकार सफलता भी पा रही है। यानी कि मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहाँ पे विकास का सूरज अस्त हो चुका था, वहाँ पे नया सवेरा दस्तक दे रहा है, यानी कि विकास हो रहा है। हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा में आपको दिखाते हैं झारखंड राज्य के उन जिलों के बारे में जहाँ पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से दहशत है और विकास रुक चुका है, पर आज यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं जिला बोकारो। वहाँ पे हम मिलेंगे नेता प्रतिपक्ष श्री बिरांची नारायण जी से। उनसे मिलकर जानेंगे कि कौन कौन सी योजना यहाँ पे चल रही है, इस योजना का लाभ लोगों को कैसे मिल रहा है, उनके कल के जीवन में और आज के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो हमारे साथ रुक कीजिए जिला बोकारो, मिलते हैं नेता प्रतिपक्ष श्री बिरांची नारायण जी से। मुख्य रूप से उद्योग नगरी के रूप में बोकारो जिला की पहचान होती है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, कॉलेज, प्रखंड कार्यालय, आंगनबाड़ी से लेकर वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध है जो एक जिला होने के लिए चाहिए। यहाँ पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को भी धरातल पर उतारने का प्रयास होता है। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष श्री बिरांची नारायण जी उपस्थित है। आज हम इनसे जानेंगे बोकारो जिला में विकास कार्य जो हो रहे हैं। एक समय बोकारो जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अब सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, आइए हम इनसे जानते हैं। बहुत सारे काम यहाँ बोकारो की धरती पर हुए हैं जो बोकारो के चतुर्दिक विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मैंने यहाँ 2 पावर ग्रिड के लिए मैं रघुवर सरकार से रिक्वेस्ट करके और 2 पावर ग्रिड और 5 पावर सब स्टेशन का नींव रखवाया। दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई और अभी 15 दिनों पहले उसका ट्रायल संभव हो सका है, जब बार बार विधानसभा में मैंने आवाज़ को बुलंद किया कि रघुवर सरकार ने यदि पावर ग्रिड बना दिया, अगर रघुवर सरकार ने बोकारो में दर्जनों पावर सब स्टेशन बना दिया इस ज़िले में, तो क्या यह हेमंत सरकार उसमें बिजली का कनेक्शन भी जोड़ने का हैसियत नहीं रखती है? तो कई सारे विकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े और बोकारो को आगे बढ़ाने के लिए कि कैसे हमारा बोकारो झारखंड में 1 नंबर का जिला बने, कैसे हमारा बोकारो विधानसभा झारखंड का 1 नंबर विधानसभा बने और हमारे विधानसभा की जो जनता है उसको हर वो सुख सुविधा मिले जो रांची राजधानी के लोगों को मिलती है। रांची में अगर एयरपोर्ट है तो हमारे यहाँ खुद का एयरपोर्ट स्टार्ट होने जा रहा है। रांची में अगर मेडिकल कॉलेज है तो हमारा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। रांची में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। रांची में अगर मेडिका, मेदांता, पल्स, राम प्यारी जैसे छोटे छोटे अस्पताल हैं तो हमारे यहाँ अकेला 600 बेड का मेडिकेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार है। तो जितने भी तरह की सुविधाएं रांची के लोग लेकर आनंदित हो रहे हैं, मैं कहता हूं कि उससे ज़्यादा सुविधाएं हम बोकारो की जनता को देना चाहते हैं। जो नौजवान है वो आने वाले कल का भविष्य है और मेरा उनसे बहुत ही विनम्र आग्रह है कि उन्हें धैर्य अपना नहीं खोना चाहिए और कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता है। हमें अपनी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। अब सारे लोग तो IAS, IPS नहीं बन सकते ना, सारे लोग तो सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बन सकते ना, सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते ना, सारे लोग टीचर नहीं बन सकते ना। तो मुझे अपनी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए और उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब हमने बोकारो के युवा ने, झारखंड के युवा ने अपने अंदर की छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको पहचाना, अपनी क्षमता को पहचाना, अपनी ताकत को पहचाना और उस अनुरूप यदि प्रयत्न किया तो सफलता उनके कदमों तले होंगी। मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक सफलता तेरे कदम न चूम ले। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के बात को आदर्श मानकर आप प्रयत्न करें, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी।
इसके लिए जिला उपायुक्त एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी संयुक्त रूप से न सिर्फ शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभियान चलाते हैं। गांव-गांव में जागरूकता एवं प्रचार प्रसार भी किया जाता है। जगह जगह शिविर लगाकर सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाती है। योजनाओं का लाभ किस प्रकार मिलेगा यह भी लोगों को बताया जाता है। उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले जो 3 साल हैं वो बोकारो के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। बोकारो जब मैं 2014 के दिसंबर में यहाँ विधायक बना तो मुझे लगा बोकारो डाइंग सिटी है, एक मरता हुआ शहर है, एक बुजुर्गों का शहर है। लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं ज़मीन पर आई हैं, जिसमें एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, पूर्वी भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल मेडिकेंट है जो 400 बेड से शुरू हो रहा है, 650 बेड तक जाएगा। तो कई बड़ी योजनाएं आने के चलते अभी यहाँ 1000 एकड़ ज़मीन सेल दे रहा है और जिसमें 4000 छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगनी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर होंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बोकारो में जो निजी क्षेत्र का अस्पताल मेडिकेंट आ रहा है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। तो ये जो अस्पताल है इसकी कल्पना इसलिए मैंने की कि राज्य सरकार गरीबों को 5 लाख रुपए तक सरकारी अनुदान देती थी मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के तहत। तो कोई ऐसा महीना नहीं था कि मैं 3-4 लोगों को 5 लोगों को मदद नहीं करवाता था। दिक्कत यह है कि अब किसी को कैंसर हो गया, वो मुंबई गए तो राशि तो अस्पताल में जाती थी, लेकिन जब इलाज उनका हुआ, अब उनको 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल रहना है, तो रहने के पैसे उनके पास नहीं रहते थे। तो मुश्किल से बेचारे महीना, 1.5 महीना, 2 महीना किसी तरह से रहे, ऑपरेशन कराया और चले आए। आते थे तो इलाज अधूरा रहता था और वो मर जाते थे। मुझे लगा कि सरकार की योजना का लाभ ज़रूरतमंद को मिल नहीं पा रहा और इसीलिए मैंने संकल्प लिया, क्यों ना बोकारो की धरती पर ही एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए, बोकारो को ही मुंबई में तब्दील किया जाए। और संकल्प यदि ईमानदार हो और प्रयत्न यदि ईमानदार हो तो सफलता मिलती है। और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि अस्पताल बनकर तैयार है और किसी भी समय वो शुरू हो जाएगा। स्थानीय विधायक बिरंची नारायण बताते हैं कि कुछ साल पहले बोकारो के आसपास जितने भी छोटे छोटे गांव या पंचायतें हुआ करती थी, यहां पर रोजगार और सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, जिस कारण से कई गांव के ग्रामीण रोजगार की तलाश में पलायन के लिए मजबूर होते थे। कुछ गांव नक्सल प्रभावित जोन में भी गिने जाते थे। एक समय था जब रोजगार को लेकर लोग चिंतित रहते थे। बोकारो में एक बड़ा क्षेत्र है, विस्थापित क्षेत्र है वो, और विस्थापित क्षेत्र में जो नौजवान हैं उनको आज भी मैं कहता हूँ कि सिर्फ BSL के भरोसे नहीं रहा जा सकता। आपको इधर उधर हाथ पैर मारना ही चाहिए रोजी रोजगार के लिए। मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक अवसर दिया। 8000 रेगुलर वर्कर हैं, 8000 रेगुलर वर्कर हैं स्टील प्लांट में, और जो 8000 रेगुलर वर्कर हैं स्टील प्लांट में, तो उससे बोकारो के नौजवानों का भला होने वाला नहीं है। अब अकेला मेडिकेंट में 2000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है वहाँ 6000 एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट होने हैं। अब सवाल उठता है कि जहाँ स्टील प्लांट में 8000 वर्कर और यहाँ 2 अस्पताल मिला के 8000 वर्कर, तो अब तो रोज़गार सृजन का काम शुरू होने जा रहा है। मैं बोकारो के जो नौजवान हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि सिर्फ स्टील प्लांट में नौकरी की आस के अलावा अन्यत्र भी तलाशना चाहिए। अभी पर्याप्त समय है, मेडिकल कॉलेज को शुरू होने में 3 साल के समय है। इस 3 साल में चाहें तो कई ऐसे कोर्स हैं जिसको कर सकते हैं, चाहे रेडियो टेक्नीशियन का कोर्स हो, एक्सरे टेक्नीशियन का हो, लैब टेक्नीशियन का हो। मेडिकल से रिलेटेड कोर्स कर लेंगे, 1 साल का कोर्स कर लें, 2 साल का कोर्स कर लें, तो इसी बोकारो की धरती पे उन्हें रोजी रोजगार मिल जाएगा। आज मेडिकेंट के लिए जो मेडिकेंट के जो प्रबंधन के लोग हैं वो कभी दुर्गापुर में ऐड निकाल रहे हैं, जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, कभी कोलकाता जा रहे हैं, कभी बेंगलोर जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी रांची जा रहे हैं, कभी पटना जा रहे हैं। तो अगर बोकारो में मैन पावर उपलब्ध होगा,
सक्षम लोग उपलब्ध होंगे तो कोई बाहर से आके मैन पावर क्यों लाएगा। इसलिए बोकारो के जो नौजवान हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, उनके लिए जो अवसर है उसको वो हासिल कर सकते हैं। आग्रह सिर्फ इतना ही है कि उसके लिए वो ईमानदारी से लग जाए। नक्सल प्रभावित गांवों में डर भय का माहौल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार और बदलाव हुआ। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से यहाँ अब पहले वाली बात नहीं रही। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोजगार को लेकर बेहतर काम हो रहा है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। देखिए, जो हमारी माताएं बहनें हैं वो स्वाभाविक रूप से आधी आबादी है, और मैं समझता हूँ कि आधी आबादी को सशक्त किए बिना हमारा भला, समाज का भला नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, महिला सशक्तिकरण की बात की, और महिलाएं आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही हैं। उसका परिणाम बोकारो में भी देखने को मिल रहा है। बोकारो में हमारी बहनें, हमारी बेटियां बड़े पैमाने पे आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है। वो दूर दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसी बोकारो की धरती पर उनके लिए भी शिक्षा से लेकर रोजगार तक के तमाम अवसर उपलब्ध होंगे, और उसके लिए मैं पूरी तन्मयता के साथ लगा हूँ। देखिए, जब पहली बार हमारी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश में बनी थी, तो उन्होंने किसानों के समृद्धि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया था, और उसी का अद्यतन स्वरूप ये है किसान समृद्धि योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सिर्फ घोषणा नहीं की बल्कि वो दे रहे हैं, जिससे वो बीज खरीद सकें, कीटनाशक खरीद सकें, खाद खरीद सकें, और उनका जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठ सके। तो आज खुशी इस बात की है कि भारत सरकार जहां प्रयत्नशील है किसानों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, वहीं राज्य सरकार को भी चाहिए था कि भारत सरकार से कदम मिलाकर चले। लेकिन दुर्भाग्य से रघुवर दास जी की सरकार ने जो प्रति एकड़ 6,000 रुपये की राशि देने का निर्णय लिया था, मैक्सिमम 5 एकड़ तक, मतलब 30,000 रुपये की राशि राज्य सरकार दे रही थी और 6,000 भारत सरकार। राज्य सरकार वाली 30,000 रुपये की राशि को हेमंत सरकार ने बंद कर दिया। तो हेमंत सरकार को चाहिए था कि हेमंत सरकार कम से कम किसानों के हित में रघुवर सरकार की जो अच्छी योजना थी उसको ज़रूर चालू रखती। अगर उसको चालू रखती तो किसान जो हमारे भाई हैं वो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होते और उनके लिए बहुत लाभ होता। इसमें जिला उपायुक्त की सहभागिता होती है। पुलिस प्रशासन भी चौकसी बरत रही है। अब बोकारो जिला का शहरी व ग्रामीण क्षेत्र खुशहाल है। सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। लोगों की बुनियादी जरूरतों और संसाधनों का भी विकास हो रहा है। इन प्रयासों से बोकारो जिला विकास के पथ पर अग्रसर है। देखिए, मैं बोकारो की जनता का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे 2 बार लगातार यहाँ जनप्रतिनिधि बनाया है, विधायक बनाया है। और पहले चुनाव में तो मुझे 73,000 वोटों से जीत दिलाई। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में आज तक इतने वोटों से कोई जीता नहीं। तो मैंने उसी समय संकल्प लिया कि नहीं, बोकारो को का चतुर्दिक विकास करना है। एक ब्लूप्रिंट बनाया कि बोकारो को क्या चाहिए, और उसी के निमित्त मैंने काम करना शुरू किया और लगातार बिना रुके, बिना थके मैं लगा हूँ। और उसी का परिणाम है कि आज बोकारो में एयरपोर्ट, बोकारो में मेडिकल कॉलेज, बोकारो में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए ज़मीन हमने दिलवाया JCA को, उसका भी काम जल्दी शुरू होने वाला है। बोकारो में एक टाउन हॉल की कमी थी, हमने एक टाउन हॉल दिलवाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हमारे कलाकार उसमें अपने कला का प्रदर्शन कर सकें। कोई सेमिनार करना चाहे कंपनीज तो उसमें सेमिनार कर सकें। सड़कों का चौड़ीकरण कराया, सड़कों का हमने 4 लेन कराने का काम किया। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में
सड़कों का जाल बिछाने का काम। तो दर्शकों, हमने देखा कि बोकारो जिला की कहानी कैसे बदल रही है मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से। जहां पे एक दहशत का माहौल था, ये दहशत का माहौल बिल्कुल धीरे धीरे छट चुका है और जो बेरोजगारी थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही है और लोगों के अंदर जो एक मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो भय था वो भय का बादल छट चुका है। अब हम रुक करेंगे गढ़वा जिला, वहां पे जाएंगे हम मराल प्रखंड। वहां चल के हम पदाधिकारी जी से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलके जानेंगे कि वहां की अभी दिशा और दशा क्या है, वहां पे लोग कैसे योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारे साथ रुक कीजिए गढ़वा जिला मराल प्रखंड। आज से कुछ वर्ष पहले गढ़वा जिला स्थित मेराल प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में नक्सलियों के खौफ से लोग अपने अपने घरों में डूब के रहते थे, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों की सकारात्मक पहल से ऐसे क्षेत्रों का माहौल बदला है। अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से बदलाव की बयार बह रही है। एक बड़ी आबादी जो कभी लोकतंत्र से अलग हुआ करती थी, अब मुख्य धारा से जुड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड में और हमारे साथ हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। ये एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ के लोग सरकार से के द्वारा चलाए गए विकास के कार्यक्रमों से लोग दूर होते थे। युवाओं का पलायन हो चुका था, लेकिन प्रशासनिक सहयोग के कारण आज यहाँ की स्थिति बदली है। लोग समाज की मुख्य धारा में लौटकर सरकार के द्वारा चलाए गए विकास के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार बदलाव संभव हुआ। आप लोग को धन्यवाद। दूरभाष में आप लोग से बात हुई और आप रांची से चल करके गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड में आप उपस्थित हैं। मैं जागो मातो, प्रखंड विकास पदाधिकारी मेराल। मेरी पोस्टिंग यहाँ जस्ट 3 महीने पहले हुई है। जैसा कि आपके द्वारा हमसे जानकारी ली जा रही है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित रूप से काफ़ी योजनाएं चल रही है, जिसमें मैं कुछ योजनाओं को ब्रीफ करना चाहूँगा। और ये जो हमारा गढ़वा है, झारखंड के पीछे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सरकार की काफ़ी फोकस है, केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, यहाँ पर प्रायोरिटी में दी जाती है और योजनाओं की संख्या काफ़ी लंबी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन मैं फोकस करना चाहूँ उन योजनाओं में जो आकर के ये दूरस्थ एरिया में समाज का, सोसाइटी का, गरीब गुरबा का, आम जन का, लोगों का जो भलाई हो रहा है सारी योजनाओं में, उसमें कुछ को हम फोकस करना चाहेंगे। जैसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बता सकते हैं कि जिसमें सरकार के द्वारा 5 किस्त में 1,30,000 रुपये दी जाती है। मनरेगा से 95 मेंडेज का 255 की दर से मजदूरी, और अगर शौचालय नहीं तो उसमें शौचालय दी जाती है। इन प्रेजेंट में भी झारखंड सरकार के द्वारा अब वो आवास दी जा रही है जिसमें 2 कमरे की जगह पर 3 कमरा कर दिया गया है और इसकी राशि 1,30,000 से बढ़ा करके 2 लाख रुपये कर दी गई है और मनरेगा से कन्वर्जन से मजदूरी का है। गढ़वा जिला का मेराल प्रखंड 1970 के दशक से ही उग्रवाद की चपेट में रहा है, लेकिन अब यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं पुलिस व सुरक्षा बल की मौजूदगी में कई विकास कार्य हुए हैं। मेराल प्रखंड स्थित उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब सरकार की कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। मनरेगा हमारा बहुत मेजर है। यहाँ पर चूँकि बेरोजगारी है, पलायन की समस्या है, उसके लिए ये माइलस्टोन के रूप में है। लोगों के यहाँ रोजगार डोभा के रूप में काम करते, कूप बनता है, आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी मोरम रोड भी बनता है, हालांकि उसकी संख्या बहुत लिमिटेड है। इसके अलावा टीसी भी है और मेड़बंदी है जो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मनरेगा का मेजर योजना है। आम बागवानी है और आंगनबाड़ी का दीदी किचन के लिए कुछ चिन्हित जमीन में हम लोग बनाते हैं जहाँ हरी साग सब्जी पैदा की जाती है। तो ये सारे मनरेगा से एक तरह से पलायन को रोकना और साथ में इसमें एसेट से भी जनरेट करना है। तो ये भी गढ़वा के लिए काफ़ी जो हम लोग लेबर बजट है उसके अगेंस्ट में काफ़ी अच्छे से यहाँ काम किया जा रहा है। अभी हमारा ब्लॉक में, जिले में सोशल ऑडिट का भी काम चल रहा है। इसके अलावे हम सावित्रीबाई फुले के बारे में बताना चाहेंगे, जो छात्रवृत्ति योजना है। यहाँ भी हमारा मेराल ब्लॉक गढ़वा जिला में सबसे नंबर 1 पर हमारा चल रहा है, जिसमें लगभग 100% हम लोग सेचुरेटेड कर लिए हैं। गर्ल्स का 8वां क्लास में बेटियों को रजिस्ट्रेशन होता है, किसी भी वर्ग कास्ट को हो, और उसमें आपका 8वां से लेकर 12 तक में 20,000 रुपया मिलता है, ढाई करके फिर 5,000। और जब वो गर्ल्स 18 ईयर के हो जाती है तो उनको एक मुश्त उसके अकाउंट में 20,000 दिया जाता है। इस तरह से 40,000 रुपये उनको मिलता है पूरे जोड़ करके, ताकि वो कुछ उस तरह से हुनर सीख सके और काम कर सके। अभी हमारा
हमारी सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड लाया गया है, जिसमें हम गुरुजी क्रेडिट कार्ड में जो हमारे गरीब गुरबा हैं जिनके पास पैसा नहीं, वो बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं और उसके लिए सरकार लोन दे रही है। और उसमें लोन में जो है उसका इंटरेस्ट का दर भी बहुत कम है और बहुत अच्छा है, जिसमें हम जो समाज के जो वैसे वर्ग हैं जो हौसिये में खड़े हैं, जिनके बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा उनके पास नहीं है, तो ये कल्याण विभाग के द्वारा दी जा रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम किसान योजना है, जिसमें किसानों को 2-2 हज़ार रुपये करके वो अंचलाधिकारी महोदय देखते हैं वो काम को, तो वो दिया जा रहा है किसान निधि से। तो वो बहुत ही एक अच्छी योजना है जिसके तहत लाभ दी जा रही है। नल जल की योजना है, जिसमें गांव-गांव घर-घर पानी की व्यवस्था, सड़क है, ये तमाम योजनाएं हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, जिसके तहत जो धुआं से बहुत परेशान होती थी, केंद्र सरकार की योजना है जिसमें आपका दी जा रही है। तो इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित योगदान से काफ़ी योजनाएं हैं। अभी बहुत सी योजनाएं हैं जो मतलब मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, और हम लोग की कोशिश रहती है कि उन योजनाओं को जो चिन्हित परिवार हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको इसका हम लोग लाभ दे सकते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की सहायता से नक्सल प्रभावित गांवों में बदलाव की कोशिश निरंतर जारी है। मेराल प्रखंड में पदस्थापित पदाधिकारी बताते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो हमारा गढ़वा जिला है, तो इसके संबंध में हम अपना ब्लॉक के बारे में बता सकते हैं कि अभी मैं जस्ट यहाँ आने से पहले मैं बूथ निरीक्षण करने गया था। बाना एक मेरा पंचायत है, वहाँ मैं गया था। आज बुधवार है, जो मेनू चार्ट है उसके अनुसार पर वहाँ खाना बन करके और दाल भात सब्जी वहाँ बच्चे को मिल रहा था। हमने खुद जाकर निरीक्षण किया, टीचर से भी प्रेजेंट थे। हमने तो गया था बूथ देखने के लिए, लेकिन हमने वहाँ शौचालय भी जांच किया, पेयजल का प्रबंध किया। तो अभी सरकार के द्वारा शिक्षकों की काफ़ी बहाली की जा रही थी और मैन पावर बहुत ज़रूरी है। यहाँ शिक्षकों की कमी थी, ये जो एक चैलेंज के रूप में लिया गया। और शिक्षक अभी जो नए आ रहे हैं प्रतियोगिता पास करके, तो उन लोग यंग जनरेशन है, अच्छे तरीके से मतलब उसको गाइड कर रहे हैं बच्चे को, और काफ़ी ये हो रहा है। आज ये मैं वीडियो होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है, और कभी कभार मैं स्कूल में जाता हूँ तो मैं खुद भी क्लास लेता हूँ। जैसे कस्तूरबा वासी में जाके क्लास लेता हूँ, और जगह पर मैं मोटिवेट करता हूँ। और मैं खुद इस सेवा में आने से पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे में शिक्षक था, हाई स्कूल टीचर में था। तो मैं यहाँ के बारे में यही कहना चाहूँगा, काफ़ी यहाँ पोटेंशियल है, काफ़ी ऊर्जा है, और यहाँ बच्चे काफ़ी हैं। मतलब IIT से लेकर के क्लरिकल एग्जाम से लेकर UPSC भी गढ़वा जिला में काफ़ी क्रैक कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज में, नीट में, मेडिकल में, IIT में काफ़ी जगह पर है। इसके अलावे भी सरकार बहुत तरह से कल्याण विभाग से योजनाएं ला करके उन्हें हुनर सिखा करके जो कंपनियां हैं, जो लिमिटेड कंपनी है, जो भी प्राइवेट कंपनी है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो यंग जनरेशन है उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप आत्मस्वावलंबी बने। बहुत तरह के ट्रेनिंग लेकर के वो अपना खुद रोजगार सृजन करें और सोसाइटी के लिए प्रेरित करें, और यंग जनरेशन को वो रोजगार दें। इस तरह से सरकार कंपटीशन के साथ साथ बहुत जगह पर ऑप्शन खोल रही है कि जहाँ पर लोगों को रोजगार मिले और बेरोजगारी दूर हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस तो हैं मेरे पास हम लोग को, लेकिन निश्चित रूप से इसमें हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और काफ़ी एक गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ, अपना मेराल के परिप्रेक्ष्य में, कि एक बेहतरीन बच्चे की संख्या, खास के गर्ल्स की प्रेजेंटेशन विद्यालय में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उसमें एक लिमिटेड गर्ल्स लोग आती थी। अभी तो हम देखते हैं कि जितना स्टूडेंट में बॉयज़ हैं उतना ही गर्ल्स कहीं कहीं ज़्यादा मैं देखता हूँ। तो एक बहुत सुखद है। साइकिल की योजना, छात्रवृत्ति की योजना दे करके बच्चे को आपका MDM है, ड्रेस है, तो ये सब दे करके काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आम जनों के लोगों को भी योजना, साथ में आंगनबाड़ी भी टैग है जहाँ से प्राइमरी एजुकेशन मिलता है, फिर स्कूल में आता है। कुल मिलाकर के बहुत बेहतर है, और इसमें आगे और अच्छा होगा निश्चित रूप से। मेराल प्रखंड के एक एक व्यक्ति तक लोक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई जा रही है। पदाधिकारी बताते हैं कि मेराल प्रखंड में रोड कनेक्टिविटी पर पिछले कुछ वर्षों में अच्छे कार्य हुए हैं। यही कारण है कि आज हर एक गांव एक दूसरे से जुड़ गए हैं। सरकार की विद्युतीकरण योजना से लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। पहले की अपेक्षा यातायात अब ज्यादा सुलभ हो गया है। नारी सशक्तिकरण जो है, चूँकि आधी जनसंख्या का नेतृत्व कर रही हैं, और स्वयं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, इसमें काफ़ी महिला ग्रुप को फोकस किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा भी फोकस किया जा रहा है। और हमें लगता है कि मैं अभी करीब 12-13 साल से इस सेवा में मैं आया हूँ, और इसमें एक JSLPS के योगदान को मैं काफ़ी अच्छा मान सकता हूँ कि
एक कम से कम एक डिसिप्लिन, महिलाओं को बैठना ग्रुप में और उसमें रजिस्टर में मेंटेन होता है, बैठक में क्या क्या कार्रवाई, एजुकेशन को, नशा पान को, ये सारे चीज़ों को किया जा रहा है। एक जागरूकता आ रही है और महिलाओं को आत्मसम्मान मिल रहा है, एक आत्मबल मिल रहा है। कभी कभी वो लगता है कि वो पुरुष समाज के द्वारा कहीं ना कहीं वो दबाव में आती है, लेकिन JSLPS उसको एक आत्मसम्मान दिया है और यहाँ पर रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। हमारे मेराल में भी बहुत जगह महिलाएं काफ़ी एक्टिव है। अभी विलेज ऑर्गेनाइजेशन में कई जगह पंचायत में मैं गया हूँ, यहाँ का पिंकी मैडम है जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, वो जहाँ जहाँ बुलाई कोशिश मैं किया हूँ कि मैं गया हूँ और JSLPS के द्वारा काफ़ी है। इसके अलावा मनरेगा में भी हम लोग मेट वगैरह की नियुक्ति में महिलाओं को फोकस करते हैं, रोजगार देने में। चुनाव जो डिसेंट्रलाइज जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत चुनाव हुआ है वहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था है और गर्ल्स बेटियों को छात्रवृत्ति से लेकर के सारे जगह पर उन लोगों को फोकस किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ सावित्रीबाई फुले जो राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है और केंद्र सरकार के समन्वित रूप से महिलाओं के ऊपर तो समर्पित है सरकार निश्चित रूप से। और हर जगह चाहे पढ़ाई हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन का जहाँ हो या JSLPS हो, हर जगह बेटियों को फोकस किया जा रहा है ताकि अगर बेटी आगे बढ़ेंगी तो पूरा परिवार को बढ़ाएंगे, समाज को बढ़ाएंगे। और पढ़ाई में तो पूरा फोकस किया गया है, कहा भी गया है पढ़ी लिखी माता घर की बागी विधाता। अगर उस परिवार का पुरुष नहीं पढ़ा हो तो कुछ हद तक चल सकता है, लेकिन अगर महिला नहीं पढ़ी हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसका अगला जनरेशन भी नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि एक बच्चा का जो पहला जो टीचर होते हैं मेरे समझ से वो उसकी माँ होती है। दर्शकों, आज के अंक में हम गए बोकारो जिला, साथ ही साथ हमने रुख किया गढ़वा जिला का। हमने देखा कि कैसे वहाँ पे लोग विकास निरंतर कर रहे हैं और मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो दहशत का बादल था, जो डर था, कैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर इसकी मंशा मुख्य धारा से भटकने की है, तो आप उसे समझाएं। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है उसे समझाने की कि मुख्य धारा से जुड़े रहे। मुख्य धारा से हटना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।